देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता होंगे। साथ ही अब तक भारत रत्न से सम्मानित लोगों की वे 50वीं शख्सियत भी होंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए भावुक क्षण है। मैं उसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत मौके मिले। भारत रत्न की घोषणा पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी का पहला रिएक्शन आया है। प्रतिभा आडवाणी ने कहा, मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी है। निश्चित ही आज मुझे जिसकी सबसे ज़्यादा याद आ रही है वह मेरी माँ है, जिनका पिताजी के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सर। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के समाचार के बाद अलग अलग नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर खुशी जताई है। गडकरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। हमारे प्रेरणा स्रोत लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब आडवाणी जी का हर विषय पर मार्गदर्शन मिलना ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य का क्षण था। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह गर्व का विषय है कि श्री आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर समस्त भारतवासियों को खुशी होना चाहिए, मुझे भी है।
परम सम्माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मां भारती के ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र को आज मुझे स्वतः बड़ी खुशी है और मैं मानता हूं कि हर भारतवासी को खुशी होगा। अब हम परम सम्माननीय आडवाणी जी नहीं कहेंगे, लेकिन परम सम्माननीय भारत रत्न आडवाणी जी हम लोग उस विचारधारा के साथ उनका सम्मान करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्री आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाइयां दी हैं। साथ ही इसे सराहनीय कदम भी बताया है। इस दौरान उन्होंने आडवाणी को एक संस्था बताया। श्रद्धेय आडवाणी जी एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। उनके जीवन का हर एक क्षण भारत माता के चरणों में उन्होंने समर्पित किया है और पूरे देश को इस स्थान तक पहुंचाने में उनका अतुलनीय योगदान है। सारा देश गदगद और प्रसन्न है कि आज उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आडवाणी जी का अभिनंदन और प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। हम जैसे कार्यकर्ता सब अत्यंत प्रसन्न हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक सभा के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान श्री खड़गे ने तंज कसा कि जिस तरह न्यूज़पेपर के माध्यम से मोदी की गारंटी का प्रचार किया जा रहा है, वह अलग अलग समय में किए गए जनता के साथ किस प्रकार का छल है, इसकी गारंटी है। उन्होंने इस दौरान भाजपा के कई घोषणाओं का भी जिक्र किया। अब तो मोदी की गारंटी बोलते हर पेपर में आता है, देखे नहीं? उनकी गारंटी क्या है मालूम? उनकी गारंटी ये है, जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वायदा था, 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ है गारंटी? काला धन बाहर है, मैं पूरा लाके एक एक को 15-15 लाख दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? दिया नहीं दिया? फिर ये झूठ है क्या सच है? तो झूठ कौन हो गए? फिर हम उनको झूठों का सरदार बोलना और क्या बोलना चाहिए? अरे एक आदमी प्रधानमंत्री इस देश के युवकों को धोखा देता है, इस देश के किसानों को धोखा देता है, महिलाओं को धोखा देता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंदौर नगर निगम के नवनिर्मित परिषद सभागृह के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम ने अपनी विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर प्रशासन ने एक नया परिषद कक्ष तैयार किया है। नया हॉल शहर प्रशासन के अधिक उदार और पेशेवर काम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक नए परिषद कक्ष के निर्माण से हर साल एक अलग स्थान पर बैठकें होने से नगर परिषद के पैसे की बचत होगी, जिससे नगर परिषद को निकट भविष्य में और विकास कार्यों में निवेश करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है और भाग्य को सौभाग्य में बदलने का रास्ता एनसीसी से प्राप्त होता है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। इसमें जल, वायु, थल सेना की संख्या मात्र 13.5 लाख है और इन 13.5 लाख जवानों पर पूरा देश अपनी सुरक्षा का विश्वास करता है। हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। सेना की इस गौरवशाली परंपरा से जुड़ने का मार्ग एनसीसी से निकलता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के अवसर पर लगे कैंप में शामिल हुए। राष्ट्रीय कैडेट कोर के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ निदेशालय के प्रतिभागियों को अपने निवास परिसर से संबोधित कर रहे थे।
कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सवाल को अफवाह करार दिया है और उन्होंने कहा कि राजनेता स्वतंत्र हैं और किसी भी संगठन से जुड़े रहने के लिए बाध्य नहीं हैं। कमलनाथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे अपने कांग्रेस सहयोगियों में भाजपा में शामिल होने की संभावना पर संवाददाताओं के सवाल का जवाब दे रहे थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, सभी स्वतंत्र हैं और किसी पार्टी से जुड़े होने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही हैं, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम का बिगुल बज चुका है। चुनावी रणनीति और विचार विमर्श को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कसना शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया। इस विशेष बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी सवाल खड़ा करते हुए उनकी तुलना प्रवासी पक्षी से कर दी है और यहां तक कह डाला कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों पर जीत जाएगी, इस पे भी संदेह है। कोलकाता के रेड रोड पर केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने यह टिप्पणी की है। उन्होंने कांग्रेस को हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी से मुकाबला करने की चुनौती दी। ममता ने दोहराया कि बंगाल में उनकी पार्टी टीएमसी बीजेपी को हरा देगी, लेकिन कांग्रेस हिंदी भाषी राज्यों में उसे हरा कर दिखाए। ममता की बयानबाजी से हालांकि कांग्रेस आहत है, लेकिन इस मामले पर वह पूर्ण बैकफुट पर है। गठबंधन में अपने काफिले में ममता को शामिल करने की मंशा लिए कांग्रेस के आला नेता अब भी ममता को गठबंधन का हिस्सा बताने पर तुले हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी के मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत बातें कही हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वे बार बार कहती हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हम भी इसका हिस्सा हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम गठबंधन को मजबूत करें। एक लक्ष्य होना चाहिए और हम भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ममता जी के मन में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। 11 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में रहेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और 20 मार्च तक गुंजाइश है कि हम मुंबई में इसको समाप्त करेंगे। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें कही हैं कांग्रेस के पार्टी के बारे में। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें और एक ही निशाना होना चाहिए। हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं। जो आपस मतभेद है राज्य के स्तर को, राजनीति को लेकर, उसको थोड़ा पीछे हटाकर हमें राष्ट्रीय नजरिया लेना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है सीटों के बारे में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिन सीटों का जो आंकड़े दिए हैं ममता जी ने, वो बिल्कुल गलत साबित होगा। उधर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता की भाषा ठीक नहीं। अगर वे ऐसा कहती हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वे अभी भी गठबंधन का हिस्सा हैं। साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह भाजपा से उनका डर है जो दिखाई दे रहा है। ये एक आरोप होता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसी स्वर के सर मिलाते हुए ममता बनर्जी अभी शिकायत करते रही है कि हम लोग भी मुसलमानों को ऊपर करने के लिए तरह तरह की बात करते हैं। बीजेपी पार्टी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कमजोर होगी। ममता बनर्जी भी कहने लगी कांग्रेस पार्टी की कुछ नहीं होगी। मकसद साफ है, बीजेपी भी नहीं चाहते कांग्रेस पार्टी की अच्छे नतीजे, ममता बनर्जी भी नहीं चाहते।
पता नहीं इनकी मन की मनसा क्या है, लेकिन अभी तक इस तरीके की बात अगर कोई इंडिया जुट की तथाकथित नेत्री कहती है, ये दुख की बात है। आदरणीय साथियों, नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी गहलोत, प्रधान संपादक एवं चेयरमैन राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम भोपाल। आदरणीय साथियों, आप सबके सहयोग से हमारी संस्था अपना 25वां वर्ष पूर्ण कर 26वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। यह सब आपके सहयोग से संभव हो पाया है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी संस्था मासिक राष्ट्रीय, दैनिक राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय इंडियन न्यूज़ चैनल के साथ प्रदेश में प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका अदा करते आ रही है। नए वर्ष के नई शुरुआत और नई पहल के साथ हम आपको यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि हमारी संस्था अब प्रदेश की प्रत्येक 20 पंचायत क्षेत्रों लेकर एक ग्रामीण पत्रकार की नियुक्ति, पूरे प्रदेश में 1000 पत्रकारों की नियुक्ति, वार्षिक पैकेज 40,000 रुपये पर करने जा रही है। हमारा प्रयास है कि पहले चरण में मध्य प्रदेश, दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, तीसरे चरण में राजस्थान और चौथे चरण में गुजरात राज्य को सम्मिलित कर सभी प्रदेशों में लगभग 1,000 ग्रामीण पत्रकारों की नियुक्ति की दशा में कार्य करते हुए उक्त संस्था को कंपनी का स्वरूप प्रदान करने में हम लोग प्रयासरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी नौजवान युवक युवतियां पत्रकारिता जगत से जुड़कर कार्य करना चाहते हो तो हमारी संस्था में अपने बायोडाटा एवं आधार कार्ड की एक प्रति के साथ शीघ्र आवेदन प्रस्तुत करें। इच्छुक उम्मीदवार युवक युवतियों को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना एवं कम से कम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा। जो भी व्यक्ति युवक युवतियां इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं हमारी संस्था को में आवेदन कर हमारे पते पर, हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क करें। हमारा कार्यालय पता है कार्यालय प्रधान संपादक राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम 129 वर्धमान ग्रीन सिटी, नरेला बाईपास चौराहा, अयोध्या नगर, भोपाल। इच्छुक व्यक्ति शीघ्र संपर्क करें। पहले आओ पहले पाओ को साथ लिए जाकर पहले आने वाले आवेदन पर प्राथमिकता से विचार कर अवसर प्रदान किया जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर इस प्रकार है 9828010002। दूसरा है
9425020001। तीसरा है 9424095355। चौथा है 9755275579।